इफ्तिखार साहब, आपकी जानिब आती हूँ सर। सिचुएशन आपको देखते हुए क्या लग रही है? इमरान खान साहब शराफिया का लॉकडाउन कहते हैं इसे, लेकिन अब 9 मई के बाद जो फैसला करना है वो खान साहब ने खुद करना है। क्या कहते हैं आप? बहुत सारी जगहों पर हमने ऐसा देखा कि खान साहब जो बात करते हैं फिर डिस्प्यूट का शिकार होते हैं, उसी बात को फिर उनको अमल दरामद करना पड़ता है। तो इस बार सिचुएशन आपको लग रहा है कि नरमी की जानिब जा रही है, अब खान साहब को स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान करना है? 100% जाएगी। लॉकडाउन तकरीबन ख़त्म है, हमारे तो खुद पंजाब में ख़त्म है और बाकी सूबों में भी कोई इतना इफेक्टिव नहीं है। अगर सिंध में कराची की हद तक या 1-2 शहरों की हद तक हो तो हो। मेरा ख्याल है कि लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो इसमें लॉजिक वो दे रहे हैं उस लॉजिक का जवाब पीपल्स पार्टी भी नहीं दे पा रही और हमारे माशियात भी नहीं दे पा रहे, और वो हकीकत से करीब भी है। मसलन अगर 1 महीना या 2 महीने लॉकडाउन जारी रहता है तो जो लोग डेली बेसिस पे काम करते हैं या जो छोटी फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे या छोटे अदारों में काम कर रहे थे, तो उनके मालकान भी मुतासर होंगे इस लॉकडाउन से। जब उनके पास पैसे नहीं होंगे तो वो फिर मजदूरों को क्या देंगे? वो अपना लोगों को जो मुलाजम रखे उनको तनख्वाहें कहाँ से देंगे? हुकूमत ने बड़े बुलंदो बांग दावे किए कि हमने 200 अरब रुपया इस काम के लिए रख दिया है, लेकिन उसकी कोई SOPs नहीं थी कि क्या तरीका कार होगा उसके डिस्ट्रीब्यूशन का, ये भी इनके पास नहीं था। ना ही किसी हुकूमत के पास दिहाड़ीदार, जिसको बार बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, का कोई डाटा मौजूद है कि किस सूबे में या किस शहर में या किस तहसील में कितने लोग हैं जो डेली बेसिस पे काम करते हैं। इसका भी इनके पास कोई कंक्रीट नहीं है। अब एक ही रास्ता इनके पास रह गया है कि ये अपनी नालायकियों को छुपाने के लिए लॉकडाउन को खोल दें। और एक बात अलबत्ता इस दफ़ा साबित हो गई, पूरी दुनिया में साबित हुई, पाकिस्तान में भी साबित हुई कि गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ कहीं नहीं है। अब इफ्तिखार साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक क्वेश्चन ले लीजिए। इफ्तिखार साहब, इसी में ये क्वेश्चन ले लीजिए। मुझे बताइए, खान साहब खुद ये कह चुके हैं कि सिचुएशन ऐसी बन रही है कि 15 मई तक, मिड ऑफ मई तक हम 20,000 से अबव केसेस पर चले जाएंगे, केसेस क्रॉस कर जाएंगे, और अगर केसेस क्रॉस कर लेते हैं तो फिर सिचुएशन संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब आप ये बताइए, आपने खुद इस अलमिये का भी इजहार किया कि एक जानिब पॉलिसी क्लियर नहीं हो रही है कि आखिर करना है क्या उन डेली वेजेस वालों के लिए, और दूसरी जानिब अगर सिचुएशन कोरोना की है, इफ्तिखार साहब, अगर सिचुएशन कोरोना की है और अगर यहाँ पर हम फंस जाते हैं फिर इससे कैसे निकलेंगे? ये भी तो पॉलिसी नहीं है। नहीं, मैं आपकी बात को समझ गया हूँ, बार बार ना दोहराएं, मैं एक दफे समझ चुका हूँ। देखें, इसका जवाब आपको असद उमर ने दे दिया है। असद उमर ने कहा कि 4000 लोग एक्सीडेंट में मरते हैं, तो क्या हम ट्रैफिक बंद कर दें? क्या ट्रांसपोर्ट को सड़कों पर चलने से रोक दें? यानी कितना, मुझे लफ्ज़ नहीं मुनासिब मिल रहा कि किस किस्म का ये जवाब है। हालांकि रियासत की जिम्मेदारी ये भी है कि जो सड़क पे होने वाली अमवात है उन पर भी काबू डाले। कोई ऐसी बसें, कोई ऐसी चीज़ें, कोई ऐसी व्हीकल सड़कों पे ना चलने दे जिसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट ना हो। ऐसा कोई ड्राइवर सड़क पे ना आए जो नशा करता हो, जो बीमार हो, जो 12 घंटे से ज़्यादा मुलाजमत करता हो, जिसको नींद आती हो, जो रैश ड्राइविंग करता हो। ये सरकार का काम है। तमाम सूबाई हुकूमतों की ये जिम्मेदारी है कि इस किस्म के ट्रैफिक हादसात पर काबू पाएं। लेकिन आज एक अजीब बात हुई कि उन ट्रैफिक हादसात की अमवात को एक जस्टिफिकेशन के तौर पर पेश किया गया कि जनाब लॉकडाउन में क्या है, मतलब उनका कहना 4-5 हज़ार आदमी मर भी गया तो क्या हो जाएगा, 4-1 हज़ार आदमी तो ट्रैफिक के हादसों में मरते हैं। इसके बाद मैं इस नतीजे में पहुंचा हूँ कि लॉकडाउन अब खत्म होगा और इसके खात्मे का ऐलान ऐसे एक रस्मी होगा कि ये पहले A ब्लॉक खाली किया जाएगा, फिर B किया जाएगा, फिर C किया जाएगा। बस इस किस्म की कोई टेक्निकल कहानी हमें सुना दी जाएगी। दुरुस्त इफ्तिखार साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, क्योंकि आप सीनियर सहाफ़ी हैं माशाल्लाह। मेरे बगैर बोले आप सवाल समझ जाते हैं, लेकिन आपने मेरी इस बात का जवाब नहीं दिया जो मैं आपको बताना चाह रही थी, जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि अगर हम कोरोना में ये केसेस के बढ़ने के बाद फंस जाते हैं तो फिर क्या होगा। बहरहाल जरा हुकूमती एंगल्स, क्योंकि वो चीज़ आप ज़्यादा अच्छा मुझे समझा सकेंगे, तो मैं चाह रही हूँ कि उसकी तरफ आ जाऊँ। हुकूमती वज़रा इफ्तिखार साहब, जी इफ्तिखार साहब सवाल ले लीजिए। हुकूमती वज़रा सर ऐसे बयानात दे रहे हैं कि नैब कानून और 18वीं तरमीम में तब्दीली साथ साथ होगी। ऑपोजिशन की सिचुएशन ये है कि वो कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी पर गामजन है। आपको लगता है सर कि नून लीग और पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम में तरमीम के लिए राजी होगी और नैब कानून के बदले
ये सिर्फ सियासी बयानबाजी है या कोई और बात है इफ्तिखार साहब? पहली बात तो बीबी कि आप अपने उस सवाल से हट के अब दूसरे सवाल पे आ गई और आपने मुझे कहा कि मैंने आपके सवाल को समझ लिया। ठीक है, यू आर टू यंग फॉर दीज थिंग्स, आप ऐसी बात कर सकते हो, हम ऐसी बात टीवी पे नहीं कर सकते। मैं चाहता हूँ कि लंबी बात ना की जाए, हम पॉइंट टू पॉइंट चलते हुए आगे। मसला आपने वहाँ से उठ के यहाँ पे आगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आदमी कहता है कि 4000 लोग ट्रैफिक के हादसात में मरते हैं, इसका मतलब है वो आदमी ये कह रहा है कि अभी तक 4000 मौत नहीं हुई हैं। अगर हो भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो ये कह रहे हैं। और अगर हमें नहीं समझ आ रही है तो हमारी गलती है, असद की गलती नहीं है, नंबर 1। और उसने ये बात कैसे कही होगी? इमरान खान ने उसको ब्रीफ किया होगा कि जाओ जाके कहो लॉकडाउन को ख़त्म करने से पहले कोई जवाब पेश करने। अब आइए 18वीं तरमीम पर। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पहली बात है कि 18वीं तरमीम बुरा ना मनाइएगा, 18वीं तरमीम पाकिस्तान के 1973 के आइन की 101 या 102, मुझे इस पर नहीं यकीन आता, कभी मैं कंफ्यूजन का शिकार होता हूँ। 101 या 102 आर्टिकल्स के अंदर तरमीम हुई हैं, ये कोई एक आधे आर्टिकल की तरमीम नहीं है। तो पहले तो ये है कि हमें देखना है कि वो 101 या 102 तरमीम जो 73 के आइन में हुई हैं, उन तरमीम के से क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब आइन में जब लफ्ज़ था, थे, थी इस्तेमाल होता है, वेल शर इस्तेमाल होता है, तो मकासद और मतलब बदल जाते हैं। हमें ये भी समझने की जरूरत है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस पर कोई इस किस्म की बारगेन करेगी कि जनाब हमारे कैदी जेलों से छोड़ दिए जाए, नवाज शरीफ का मुकदमा वापस ले लिया जाए, आसिफ जरदारी को पर मुकदमा वापस ले लिए जाएँ और हम इन चीज़ों को छोड़ते हैं। अगर ऐसा होगा तो फिर सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खात्मा बहुत जल्द हो जाएगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वहाँ पे रिप्लेस करेगी वहाँ की सिंध की जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनको आज तक मौका नहीं मिला अपने एजेंडे को पूरा करने का, उनको ये मौका मिलेगा और वो कहेंगे देखा तुम लोग कहते थे कि 1973 के आइन में रहते हुए हमें हकूक मिल सकते हैं, अब देखो हमारे हकूक को चैलेंज कैसे किया जा रहा है। और ये चैलेंज भी पीटीआई कर रही है। पीटीआई के जो वुज़रा हैं वो कह रहे हैं कि ये दो सियासी जमातों के दरमियान मुख्तलिफ था, हालांकि हकीकत ऐसी नहीं है। उस तरमीम की मीटिंग में जो 9 महीने जारी रही, उन पार्टियों को भी शामिल किया गया जिनकी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी नहीं भी थी, उनको भी शामिल किया गया। तो ये बहुत एक लंबी बहस है। इस वक्त मकसद ये है कि हर उस चीज़ को ख़त्म किया जाए जो माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने की थी, और इस आड़ में ख़त्म किया जाए क्योंकि वो करप्ट थे, बेईमान थे, चोर थे, इसलिए सारी चीज़ें गलत करके। भाई अगर वो बेईमान, चोर और करप्ट अफराद थे तो उन अफराद को सजा दो। वो फैसले तो पार्लियामेंट ने किए हैं, तो क्या आप पार्लियामेंट के वो सारे के सारे अरकान जिन्होंने उसके लिए वोट दिया, आप उन सबको करप्ट कहना चाह रहे हो? उन सबको अहमद कहना चाह रहे हो? आप उन सबको बदयानत कहना चाह रहे हो? तो आपकी मर्जी है, आपको रोक तो कोई भी नहीं सकता। हाँ, ये काम हुकूमत का है कि वो तरमीम जो करना चाहती है वो लेके आए, अवाम के आगे पेश करे, मीडिया के आगे पेश करे, एक डिबेट इस मुल्क में जन्म ले, उस डिबेट के बाद जो फैसला हो उस फैसले को फिर सब तस्लीम करें। ये एक तरफा नहीं हो सकता। दुरुस्त, ठीक है इफ्तिखार साहब, अब आपका जवाब आ गया इस बात पर। इस्माइल राव साहब, सर आप ऐड करना चाहेंगे इसमें? ये 18 अमेंडमेंट की जो बातें हो रही हैं, हुकूमती वज़रा ऐसे कह रहे हैं, कुछ लोगों की पॉलिसी पर है 18 अमेंडमेंट में अमेंडमेंट हो सकती है नैब के कानून में तरमीम के साथ। तो सर ये क्या सिर्फ बयानबाजियाँ चल रही हैं या वाकई इस तरह की कोई मीटिंग्स हुई हैं या कोई कॉन्टैक्ट वगैरह हो रहा है? इस्माइल राव साहब, सबसे पहले तो देखिए, मैं आपका जो पहला क्वेश्चन था उसके बारे में मैं आपको एक आधे मिनट की बात बताता चलूँगा। वज़ीर आज़म साहब के सिलसिले में वफाकी हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई भी कोरोना वायरस के साथ मुकाबला करने, उसको ख़त्म करने की कोई स्ट्रेटजी नहीं बनी, सवाए अगर टीवी पे आके ऐलान किया गया, जो इंडस्ट्रीज खोलने का ऐलान किया गया, उसके बारे में SOP वगैरह जारी करने के लिए कहा गया, और तमीरात में जी आएँ और आके आप इन्वेस्ट करें और अपनी ब्लैक मनी वगैरह जिसको वो करना है वो सारा करें। उसके अलावा और कोई हिकमत अमली आज तक कोरोना वायरस के सिलसिले में वफाकी हुकूमत की नहीं आई, वफाकी हुकूमत कर रहे। दूसरी बात जो अभी आपने सवाल किया है, एक बात का जिन भी वज़रा ने ये बात कही है कि जी अपोजिशन तैयार है, वो कहते हैं कि जी नेब के
में आप तरमीमें ले आए और हम 18वीं तरमीम को खत्म करने के लिए तैयार हैं। तो पहली बात ये है कि नेब का जो ऑर्डिनेंस 4 महीने पहले लाया गया, जो अभी लैप्स हुआ है और जिसके बारे में अभी फिर ये बातें आ रही हैं, चल रही हैं कि जी ये दोबारा ला रहे हैं, किसने कहा था, किसके कहने पे, किसने बैठ के इनके साथ बात की थी, जो वो तरमीमी ऑर्डिनेंस जो ले आए थे ये, वो किसके कहने पे लाए थे, वो किसको फायदा देने के लिए लाए थे, क्यों लाए थे, किसने कहा था उनको। दूसरी ये बात कि जब ये बात करते हैं नेब एक, अब आपको पता है ये आलम आश्कार बात है, ये कोई ढकी छुपी नहीं है कि अब वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक टूल है, वो एक वेपन है, वो अपना मौजूदा हुकूमत सियासी मकासद हासिल करने के लिए, चाहे वो जहां भी जिस भी फील्ड में उसको इस्तेमाल करना पड़े, किसी भी सियासी पार्टी को, किसी भी सियासी लीडर को, अगर आपको खामोश करना है या चुप कराना है तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। फिर 18वीं तरमीम में जो ये बात करते हैं कि जी 18वीं तरमीम को हम वापस करना चाहते हैं या तरमीम करना चाहते हैं या उसमें चेंजेस लाना चाहते हैं, लेकिन आज तक किसी ने, वफाकी वजीर ने नहीं बताया कि भाई कौन सी, जैसे इफ्तिखार साहब ने पॉइंट आउट किया और बड़ा सही पॉइंट आउट किया कि इसमें कई चीजें हैं, इसमें इतनी सारी अहम चीजें शामिल हैं, पॉइंट शामिल हैं, कानून साजी शामिल है, तो उसको आप ये कैसे चेंज कर सकते हैं।